इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पुलिस और सुरक्षा बल को आज एक बड़ी कामयाबी मिली है। राज्य के अलग अलग इलाकों से 6 आतंकी गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस ने बडगाम से एक एसपीओ समेत 4 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया। यह एसपीओ कुछ दिन पहले ही आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ गया था और इसके साथ 3 और आतंकी पकड़े गए। बताया गया कि ये लोग एक गाड़ी से जा रहे थे और तभी पुलिस वालों के ये हाथ लग गए। पकड़ा गया एसपीओ अल्ताफ हुसैन कुछ दिन पहले ही AK-47 राइफल के साथ लापता हो गया था और इसके बाद वो आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ गया था। इन लोगों के पास से काफी हथियार और बरामद किए गए, जबकि जम्मू कश्मीर के पुंछ में भी सेना के जवानों ने आतंकियों के ठिकानों का पता लगाया और 2 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मेंढर जिले में भी इन ठिकानों से सेना के 6 हथगोले और कुछ आपत्तिजनक पोस्टर भी बरामद किए गए। सेना को मिली खुफिया जानकारी के बाद इस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी कर दिया गया है और सुरक्षा बल को यह बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। इसके बाद जंगल में बने आतंकियों के इस ठिकाने को पूरी तरह से नेस्त नाबूद कर दिया गया है और ये सुरक्षा बल के लिए जम्मू कश्मीर में आज बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। ऐसे में जबकि पुंछ और बडगाम से जिंदा आतंकी गिरफ्तार कर लिए गए, एक एसपीओ भी इसमें शामिल है। कुछ दिन पहले एक AK-47 राइफल लेकर यह फरार हो गया था। रिफत अब्दुल्ला हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं श्रीनगर से। रिफत, एक बड़ी कामयाबी सुरक्षा बल को हाथ लगी है, क्या इनकी योजना के बारे में पता चल पाया है? देखिए प्रशांत, जिस तरीके से मैंने पहले भी कहा था कि एक एसपीओ था जो मिसिंग था, अल्ताफ हुसैन, वो राइफल लेके भाग गया था। वो पुलिस में बतौर एसपीओ यानी स्पेशल पुलिस ऑफिसर के तौर पर जो यहाँ पे काफी सारे पुलिस वालों को तैनात किया गया। हालांकि वो टेम्परेरी होते हैं, परमानेंट मुलाजिम नहीं होते हैं, लेकिन उनके पास AK-47 राइफल जरूरी होती है और साथ ही वो एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन करते हैं। तो वो गायब हो गया था राइफल लेके। उसके बाद उसकी तलाश लगातार जारी थी और आज सुबह जो है प्रेस नोट जारी किया पुलिस ने और कहा कि हयातपुरा बडगाम एरिया में उन्होंने कार्डन सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया था और उस कार्रवाई में जो है ये पुलिस वाला पकड़ा गया और उसके कब्जे से एक AK-47 राइफल और बाकी एमुनेशन भी रिकवर किया गया। और साथ ही पुलिस ने यह भी कहा कि 3 उसके साथी भी पकड़े गए जो गाड़ी में सवार थे और पुलिस ने यह कहा कि ये तीनों जो है जैश के साथ वाबस्ता थे, यानी वो 3 लोग जो है वो ओवरग्राउंड वर्कर्स थे, मिलिटेंटों के साथ काम कर रहे थे, जैसा पुलिस ने कहा। फिलहाल मामले की तहकीकात हो रही है, लेकिन जिस तरीके से एसपीओ ने जो है डेजर्ट किया था पुलिस को, उसके बाद मिलिटेंसी ज्वाइन की थी और उसको पकड़ा जाना, जाहिर सी बात है कि पुलिस ने जिस तरीके से सर्च ऑपरेशन शुरू किया या उसकी तलाश लगातार पिछले 2 महीने से जारी थी, मिलाकर उसको पकड़ा और फिलहाल अब मामले की तहकीकात की जा रही है। आर्म्स एंड एमुनेशन रिकवर करने का भी पुलिस ने दावा किया है। प्रशांत, बड़ी तादाद में हथियार भी इनसे बरामद किया गया है, लेकिन एक ही दिन में जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों से बड़ी तादाद में आतंकियों का पकड़ा जाना, क्या मिशन और ज्यादा सख्ती से आगे बढ़ाया जा रहा है और अब ऐसे में यह बौखलाहट भी है आतंकियों की? देखिए प्रशांत, जिस तरीके से आपको मालूम है कि यहाँ पे पंचायत इलेक्शंस हो रहे थे और उस दौरान हमने देखा कि एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस कम हो गए थे, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस का फोकस इलेक्शंस के साथ जरूर था, क्योंकि अलग अलग कैंडिडेट्स को या रैलीज को सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी थी और एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस थोड़ा सा हॉल्ट पे देखे गए। हालांकि उस बीच भी हमने देखा कॉर्डन सर्च ऑपरेशन किए गए, लेकिन जो ही इलेक्शंस खत्म हो गए अब हमने देखा कि कॉर्डन सर्च ऑपरेशन शुरू हो गए। आपने देखा कि बारामुल्ला एरिया में भी एनकाउंटर हुआ, 2 मिलिटेंट वहां पे मारे गए और अनंतनाग शोपियां डिस्ट्रिक्ट में ही कल ही जो है एक एनकाउंटर चला जो रात भर चला, उसमें भी 2 मिलिटेंट मारे गए। तो इलेक्शन खत्म होने के साथ एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस बढ़ गए और सर्च ऑपरेशंस भी अब मजीद बढ़ा दिए गए, चाहे वो आर्मी हो, पुलिस हो या सीआरपीएफ हो, ज्वाइंट ऑपरेशंस किए जाते हैं। और ये तीनों जो है फोर्सेस इंक्लूडिंग बीएसएफ जो बॉर्डर्स पे भी है और लाइन ऑफ कंट्रोल के इर्द गिर्द भी है, वो कहीं ना कहीं पहले इलेक्शंस के साथ बिजी थे और वो नहीं चाहते थे कि इलेक्शंस में कोई बाधा पड़े, क्योंकि एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस जब होते हैं तो कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट का खतरा रहता है, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने का खतरा रहता है, तो उससे इलेक्शन की प्रक्रिया खराब हो जाती है। लेकिन अब एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस बढ़ा दिए गए, जिस तरीके से हमने पिछले 3 दिनों से देख लिया। प्रशांत, और बड़ी तादाद में अब आतंकियों की गिरफ्तारी धरपकड़ शुरू हो चुकी है एक बार फिर जम्मू कश्मीर में। फिलहाल शुक्रिया रिफत। उधर बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने कृषि सुधार कानूनों के विरोध में हो रहे किसान आंदोलन का समर्थन कर रही कांग्रेस पर अब जोरदार हमला बोला है। उन्होंने राहुल गांधी के लोकसभा में दिए गए भाषण का एक वीडियो ट्वीट किया है, जिसमें वो किसानों के हित के लिए काम करने की मांग कर रहे हैं और इसमें संशोधन की मांग करते खुद सदन में नजर आ रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने सीधा आरोप लगाया है और यह वीडियो भी सबूत के तौर पर ट्वीट किया है।
जिसमें कि सदन में लोकसभा के भीतर राहुल गांधी कुछ इसी तरह के सुधारों की वकालत करते नजर आ रहे थे। अब सवाल पूछा गया है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से कि तब सदन में इस तरह का बयान और अब उसी तरह का कानून बनाने पर विरोध क्यों? आखिर ये बदलाव क्यों? बड़ा सवाल राहुल गांधी से पूछा है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने और सीधे आरोप लगाया है, इसे पाखंड करार दिया है। कुछ साल पहले यूपी में मेरा दौरा था और एक किसान ने मुझसे सवाल पूछा, मेरे पास आया और उसने कहा, राहुल जी आप एक बात हमें समझाइए, हम आलू बेचते हैं 2 रुपए किलो, मगर जब हमारे बच्चे चिप्स खरीदते हैं तो 10 रुपए का पैकेट आता है, उसमें 1 आलू होता है। और किसान ने मुझसे पूछा, आप हमें बताइए ये क्या जादू हो रहा है? और मैंने उन किसानों से पूछा, आपको क्या लगता है इसका कारण क्या है? और उन्होंने कहा कि राहुल जी इसका कारण यह है कि जो फैक्ट्रियां बनती हैं वो हमारे से दूर होती हैं। अगर हम डायरेक्टली अपना माल फैक्ट्री में बेच पाते तो जो बीच में से लोग पैसा ले जाते हैं बिचौले, उनको फायदा नहीं होगा और पूरा पैसा हमें मिलेगा। ये फूड पार्क के पीछे सोच थी। और ये एक प्रकार से अमेठी और उत्तर प्रदेश के जो 10-12 जिले हैं उनके मजदूरों की और किसानों की लड़ाई। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी का यह पुराना वीडियो ट्वीट किया। नड्डा ने ट्वीट करते हुए आगे लिखा भी है। उन्होंने लिखा, ये क्या जादू हो रहा है राहुल जी? पहले आप जिस चीज की वकालत कर रहे थे अब आप उसका ही विरोध कर रहे हैं। देश हित, किसान हित से आपका कुछ लेना देना नहीं, आपको सिर्फ राजनीति करनी है। लेकिन आपका दुर्भाग्य है अब आपका पाखंड नहीं चलेगा। देश की जनता और किसान आपका दोहरा चरित्र जान चुके हैं। बड़ा हमला राहुल गांधी पर। तो उधर कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने भी कृषि सुधारों के खिलाफ चल रहे आंदोलन के लिए सीधे राहुल गांधी पर हमला बोला है और राहुल गांधी पर किसानों के इस्तेमाल का आरोप लगाया। राहुल गांधी जी की नजरों से नहीं बढ़ेगा, क्योंकि राहुल गांधी जी तो आग में घी झोंकने का काम कर रहे हैं, ये भड़काने का काम कर रहे हैं किसानों को, और किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर वो निशाना साध रहे हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रहे हैं, क्योंकि अब उनके धरातल पर कुछ बचा नहीं है। देश की जनता ने उनको नकार दिया है। अब सिर्फ वो किसान का सहारा लेना चाहते हैं, सिर्फ वो ट्विटर के ऊपर खड़े होकर बात कर रहे हैं। उन किसानों के बीच में जाकर या खेत में जाकर किसानी को वो नहीं समझते। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि राहुल गांधी जी के विषय को पूरा देश अब इतना महत्व नहीं देता है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कृषि राज्य मंत्री सीधे राहुल गांधी पर हमलावर हुए तो कांग्रेस के नेता भी सामने आए और अब आखिरकार उन्हें इस पर सफाई भी देनी पड़ रही है। जी, आपका यानी ये कहना है कि पंजाब के लिए अलग कानून बने, यूपी और बिहार के लिए अलग कानून बने, तो कांग्रेस पार्टी देश भर के लिए एक कानून की मांग क्यों कर रही है? नहीं, ये तो आज का है। अन्नदाता कौन था? जब कटोरा लेके हमारा देश अमेरिका गया था तो सारे देश ने फैसला करके फूड कॉर्पोरेशन इंडिया बनाई थी। पंजाब जॉइंट था, जब पंजाब, हरियाणा, हिमाचल सब इकट्ठा था। भाई कहां फसल हो सकती है, कहां के किसान सबसे मेहनती हैं। चलो ये बात छोड़ो, मैं तो कहता हूं अभी किसान तो हमारा यही जिद पे अड़ा हुआ है ना। अभी एमएसपी पक्की, जैसे जो राहुल जी कह रहे हैं, हिम्मत है तो नड्डा साहब सारे देश के लिए एमएसपी कराएं, हर फसल के लिए 30 लाख करोड़ रुपया चाहिए, बजट में डालें। हिम्मत है तो अभी बजट सेशन आ रहा है ना, जो ये बात कर रहे हैं नड्डा साहब, वादा करें भी जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं भी रेट आलू का हब सही मिलेगा, इसके लिए 30 लाख करोड़ रुपया बजट से निकाल के रख दें। नड्डा जी कह रहे हैं कि राहुल जी जो कह रहे थे 2015 में वही सरकार ने बिल के माध्यम से कहा है, अब पलट गए राहुल गांधी। राहुल गांधी इनको अच्छा इतना क्यों लगता है? हाँ। जो इनको चीज अच्छी नहीं लगती वो राहुल जी पे, जो इनको अच्छी लगती है उसमें राहुल जी बाहर निकाल देते हैं। पर रहते इनके दिमाग में जैसे हर जगह आलू फिट है ना, वैसे इनके लिए हर जगह राहुल गांधी दिखता है इन्हें। बिल्कुल। कांग्रेस नेता सफाई दे रहे हैं तो कृषि सुधार कानूनों पर हो रहे विरोध पर राजनाथ सिंह ने भी विपक्ष पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने किसानों से इन सुधारों के विरोध में फैलाए जा रहे भ्रम के बहकावे में आने की अपील की है। साथ ही साथ राजनाथ सिंह ने किसानों के लिए कई काम करने का भी दावा किया है। इस देश के किसानों के कल्याण के लिए भी
अगर कोई सरकार पूरी ईमानदारी से काम कर रही है तो वह मोदी जी और जयराम जी की नेतृत्व वाली सरकारें कर रही हैं। कृषि और किसान कल्याण के लिए आजाद भारत में सबसे पहली बार अटल जी ने बड़े पैमाने पर सुधार करने का सिलसिला प्रारंभ किया था। यह मेरा सौभाग्य है कि अटल जी की सरकार में कृषि मंत्री के रूप में मुझे भी काम करने का मौका मिला है। जब मैं कृषि मंत्री बना तो मेरे सामने बड़ी चुनौती थी कृषि की इनपुट कॉस्ट को कम करने की। उस समय देश में कृषि कार्यों के लिए बैंकों से 14 से लेकर 18% की दर पर कर्ज दिया जाता था। मुझे यह बात बहुत खटकती थी कि एक तरफ बैंकों द्वारा मोटर गाड़ी खरीदने के लिए 8% की दर पर कर्ज दिया जा रहा है, वहीं एग्रीकल्चर जैसे प्रोडक्टिव काम के लिए बैंक 14 से लेकर 18% की ब्याज दर वसूल रहे हैं। उस समय देश के वित्त मंत्री हुआ करते थे श्री जसवंत सिंह जी, जो अब हमारे बीच नहीं हैं। उनसे मैंने किसानों के हित में ब्याज दर कम करने का आग्रह किया। अटल जी ने स्वयं वित्त मंत्री जसवंत सिंह जी से बात की। पहले तो वह सहमत नहीं हुए, मगर जब अटल जी ने इशारा किया तो वह मान गए। और उसके बाद जब मैं भाजपा का अध्यक्ष था तो भाजपा की प्रदेश सरकारों से भी कृषि कार्यों के लिए ब्याज दर घटाने का आग्रह किया। उस समय कई राज्यों में ब्याज दरें घटा दी गईं और कर्नाटक में तो 0% ब्याज दर पर वहां के मुख्यमंत्री, उस समय भी येदियुरप्पा जी थे, उन्होंने कर दिया था। एमएसपी खत्म करने का इरादा न इस सरकार का कभी था, न है और न आगे कभी होगा। यहां तक कि मंडी व्यवस्था भी कायम रहने वाली है। दुष्प्रचार करके किसानों को भड़काने की यह कोशिश कतई कामयाब नहीं होगी, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं। एक बड़ा दुष्प्रचार यह भी किया गया कि किसानों की जमीन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से छीन ली जाएगी। मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से पुनः कहना चाहूंगा, कोई भी मां का लाल किसानों से उनकी जमीन नहीं छीन सकता है। यह मुकम्मल व्यवस्था जो हमारे कृषि संबंधित कानून है उसमें की गई है। किसानों से जो भी करार होगा वह उनकी उपज का होगा और उनकी जमीन का नहीं होगा। और जो करार करेगा, यदि वह तय की गई राशि से कम भुगतान करेगा तो किसान उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए सरकार की मदद ले सकता है। एमएसपी खत्म करने का इरादा न इस सरकार का कभी था, न है और न आगे कभी होगा। यहां तक कि मंडी व्यवस्था भी कायम रहने वाली है। दुष्प्रचार करके किसानों को भड़काने की यह कोशिश कतई कामयाब नहीं होगी, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं। एक बड़ा दुष्प्रचार यह भी किया गया कि किसानों की जमीन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से छीन ली जाएगी। मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से पुनः कहना चाहूंगा, कोई भी मां का लाल किसानों से उनकी जमीन नहीं छीन सकता है। और एक बड़ी खबर इस वक्त लखनऊ से आ रही है। कृषि सुधार कानूनों को लेकर चल रहे आंदोलन के बीच अब यूपी सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए योगी सरकार ने प्रदेश के सभी जिलों में नोडल अधिकारी बनाए और इन सभी नोडल अधिकारियों को 3 दिन में सभी जिलों के किसानों से, किसान नेताओं से बातचीत करनी है और संवाद स्थापित करके शांति व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश अब इन्हें दिए गए हैं। और एक बड़ा फैसला यूपी की योगी सरकार ने लिया है। हर जगह नोडल अधिकारी बनाए गए हैं और जो भी प्रदर्शन कर रहे हैं ऐसे किसान नेताओं से ये बातचीत करेंगे ताकि प्रदेश में शांति व्यवस्था कायम रहे। एक बड़ा फैसला उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का। और ये एक बड़ी खबर भी ऐसे में जबकि ये 3 कृषि सुधार कानूनों का कुछ किसान संगठन विरोध कर रहे हैं। अजीत सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। अजीत, इस फैसले के जरिए आखिर क्या करना चाहती है योगी सरकार?
देखिए बिल्कुल प्रशांत, सरकार का ये बड़ा फैसला और इस फैसले के पीछे सबसे बड़ा मकसद ये है कि किसानों से संवाद स्थापित किया जाए, जिससे पूरे यूपी में, चूंकि जहां 144 लागू किया गया, प्रदर्शन हो रहे हैं, कई जगह समर्थन में भी प्रदर्शन हो रहे हैं, तो उसको लेकर सरकार ने कहा कि सभी किसान नेताओं से संवाद स्थापित किया जाए और शांति व्यवस्था को बनाए रखना सबसे बड़ी प्रायोरिटी है गवर्नमेंट के सामने। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहना चाहिए, इसके लिए सरकार ने बाकायदा मुख्यमंत्री की तरफ से नोडल अफसर नामित किए गए। अलग अलग मंडलों यानी यूपी के 18 मंडलों में अलग अलग अधिकारियों को नामित किया गया और ये सभी अधिकारी एडीजी और आईजी लेवल के हैं। सभी लोगों को वहां पर नियुक्त किया गया, यानी अपर पुलिस महानिदेशक, जो पुलिस महानिरीक्षक, बड़े अफसरों को तैनात किया गया और सभी 18 मंडलों पर विशेष तौर से जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका है, जहां ज्यादा प्रभावित है किसानों को लेकर, प्रदर्शन और समर्थन दोनों को लेकर, वहां मुख्यमंत्री ने कहा और 3 दिन के अंदर बाकायदा ये डेडलाइन दी गई है प्रशांत की, 3 दिन के अंदर सभी किसान नेताओं से संवाद स्थापित करना, बाकायदा उसकी रिपोर्ट मुख्यमंत्री दफ्तर को देना और सीधे मुख्यमंत्री उन अफसरों से संवाद करेंगे। तो सबसे बड़ा यही मकसद है कि आखिर जो कानून है उसको वापस नहीं लेगी सरकार, इस बात को साफ कर चुकी है। सीधे तौर पर अब योगी सरकार का सीधे तौर पर कहना है कि किसानों से संवाद स्थापित किया जाएगा, उनको उसके बारे में बताया जाएगा, जिससे कहीं भी जो प्रदर्शन चल रहे हैं वो बंद हो या फिर जो होने वाले हो वो ना हो। प्रशांत, और ये अजीत एक बड़ा कदम भी है योगी सरकार का, लेकिन क्या उन अधिकारियों को ये अधिकार भी दिए गए हैं कि वो उन किसान नेताओं से बातचीत करें? और आखिर उनकी मांग तो इन्हीं 3 कृषि सुधार कानूनों को वापस लेने की है, तो क्या ये रास्ता निकालेंगे बीच का? देखिए बिल्कुल, इसीलिए नोडल अधिकारी बनाएगा और नोडल अधिकारी सभी बड़े अफसरों को बनाएगा। अगर आप देखें तो अलीगढ़ में कई सारे बड़े अफसरों को, अलीगढ़ जो मंडल है वहां अगर पीयूष मोडिया, केबी सिंह को बनाया गया है, बड़े बड़े अधिकारियों को बनाया गया है, धर्मवीर सिंह को बनाया गया, तो निश्चित तौर पर इनको कई सारी पावर दी गई किसान नेताओं से संवाद करना और उन्हें समझाना है, ना कि जो जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहा है उन्हें मोटिवेट करना और ये बताना है कि जो बिल पारित हुआ है केंद्र सरकार की तरफ से, वो बिल किसानों के हित में है, ना कि किसान के विरोध में है। और ये जो पॉलिटिकल, जिसको सरकार कहती है कि पॉलिटिकल प्रदर्शन चल रहा है दिल्ली और उसके आसपास का, यही बात यूपी के किसानों को समझाना, जिससे प्रदर्शन ना हो, शांति व्यवस्था कायम रहे। और ये अधिकारी ये सब सुनिश्चित करके मुख्यमंत्री को बाकायदा रिपोर्ट देंगे 3 दिन के अंदर। प्रशांत, यानी वरिष्ठ अधिकारियों को जिम्मेदारी कि वो किसानों को समझाएं और आश्वस्त करें कि इन कानूनों से उन्हें खतरा नहीं बल्कि उनका फायदा भी हो। लेकिन एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश यूपीए अध्यक्ष पद को लेकर शुरू हुए इस सियासी घमासान से जुड़ी यह खबर है। शिवसेना ने यूपीए का नेतृत्व शरद पवार के हाथों में दिए जाने की वकालत की, तो यूपीए गठबंधन के भीतर ही अब सियासी घमासान मच गया है। अब इस सियासी घमासान के बीच शरद पवार ने खुद साफ कर दिया है कि यूपीए के अध्यक्ष पद में उनकी खुद कोई दिलचस्पी नहीं है। साथ ही सहयोगी दलों से अपील भी की है कि उनके नाम को इस विवाद में बेवजह ना घसीटा जाए। शरद पवार ने शिवसेना के मुखपत्र सामना में लिखे संपादकीय को शिवसेना का निजी विचार बताया है। यूपीए के नेतृत्व में बदलाव का पूरा विवाद शिवसेना के मुखपत्र सामना के लेख से शुरू हुआ। महाराष्ट्र में कांग्रेस की सहयोगी पार्टी और महाराष्ट्र सरकार चला रही शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में लिखा कि कांग्रेस अब कमजोर हो गई है और कांग्रेस के साथ साथ विरोधी दल किसी भी राजनीतिक आंदोलन को धार नहीं दे पा रहे हैं। सामना में यूपीए के हालात एनजीओ से करते हुए उन्होंने तुलना करते हुए लिखा है कि यूपीए का नेतृत्व अब पवार जैसे सक्षम नेता को दिया जाना चाहिए। विवाद और बढ़ा तो एनसीपी के कई नेताओं ने भी मान लिया कि जो हालात हैं इसमें शरद पवार ही सबसे सक्षम नेता हैं जो विपक्ष के हमलों को और धार दे सकते हैं। साथियों के इस हमले को बीजेपी ने और हवा देने की कोशिश की और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने तो कांग्रेस के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े कर दिए। एक जमाने में सोनिया गांधी जी की लीडरशिप में सब लोग आए थे, मनमोहन सिंह के नेतृत्व में हम लोग आए थे, सब लोग आए थे। आज तो मुझे दिखता है कि शरद पवार साहब इस देश के ऐसे नेता हैं जिनकी बात सब लोग सुनते और मानते हैं, मोदी जी भी मानते हैं। कि लोगों की भावना है, लोगों को लगता है पवार सब कर सकते हैं और है भी वैसी स्थिति कि आज देश में एक टॉल लीडर के हैसियत से पवार साहब खड़े हैं और कृषि का कानून हो या ममता या जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से हुकुमशाही कर रही है तो उसके खिलाफ बोलने की भूमिका ये पवार साहब बखूबी रख रहे हैं। शोले पिक्चर में वो सिक्का था जिसमें दोनों तरफ एक ही चीज छपी हुई थी, वैसे ही सिक्का है, कहीं उछालो कहीं भी गांधी परिवार ही निकलता है उसमें। राहुल जी निकले चाहे सोनिया जी चाहे प्रियंका जी। और एक बड़ा सियासी घमासान महाराष्ट्र से शुरू हो चुका है। आशीष दीक्षित मुंबई से हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। आशीष,
कई वरिष्ठ नेताओं से आपकी बातचीत भी हुई है। क्या ये वो समझा पा रहे हैं कि शिवसेना वाकई चाहती है कि यूपीए में नेतृत्व परिवर्तन हो और अब उसकी कमान शरद पवार को दी जाए, जबकि शरद पवार इससे खुद डिनाई कर चुके हैं? जी बिल्कुल, साफ तौर पर सामना के उस आर्टिकल के बाद महाराष्ट्र की सियासत जो है वो बिल्कुल गर्मा गई है। शिवसेना एक मांग करती है कि शरद पवार यूपीए के अध्यक्ष पद की कमान अपने हाथों में ले, ताकि बीजेपी जैसी जो बड़ी पार्टी है उसे कहीं ना कहीं पराजित कर सके। शरद पवार खुद ये कहते हैं कि उन्हें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन एनसीपी के जो नेता हैं वो शिवसेना की इस सूचना का स्वागत करते हैं और कहीं भी वो ये नहीं कहते कि शरद पवार इस जिम्मेदारी से पीछे हटेंगे। साथ ही में कांग्रेस की जो राज्य सरकार में शामिल है शिवसेना और एनसीपी के साथ, उनके नेता खुलकर कोई भी बयान नहीं दे रहे हैं। उनकी प्राथमिकता ये है कि महाविकास आघाड़ी की जो सरकार है वो वैसी ही बनी रहे और उसी के साथ वो अपने नेतृत्व का भी स्वागत करें, उनकी भी तारीफ करते रहें। खास तौर पर शिवसेना की अगर हम बात करें तो शिवसेना के सांसद संजय राउत ने सबसे पहले ये मांग उठाई, उसके बाद अरविंद सावंत ने इस मांग को समर्थन दिया। इस मांग का समर्थन देकर उन्होंने ये साफ किया कि शिवसेना ने ये सूचना दी है कि बिल्कुल, अब ये बात भी एकदम साफ जाहिर हो चुकी है कि यहां सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, क्योंकि आरोप शिवसेना पर भी लगाए जा रहे हैं कि वो यूपीए का हिस्सा नहीं है। सवाल वो खड़े कैसे कर सकते हैं? लेकिन इस बीच संजय निरुपम ने कहा कि जिस आग को शिवसेना भड़का रही है उसमें वो खुद जलकर भस्म हो जाएगी। कैसे देखते हैं आप जो अग्रलेख लिखा है? एक वक्त था जब आप खुद सामना के लिए अग्रलेख लिखा करते थे। नहीं, जो कुछ सामना में छपा है वो शिवसेना का स्वर है और शिवसेना को इस प्रकार से कांग्रेस विरोधी अभियान नहीं चलाना चाहिए। और अगर यूं ही इस तरह से अभियान चलाते रहे तो समझिए कि एक आग है और इस आग में जल के शिवसेना भस्म हो जाएगी। सरकार में है, साथ में है, कांग्रेस राष्ट्रवादी के साथ सरकार चला रहे हैं, तो सरकार कैसे बेहतर चले और महाराष्ट्र की जनता का कैसे भला हो, इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, न कि कांग्रेस पार्टी के ऊपर। कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी समस्याएं हैं, इससे हम इनकार नहीं कर रहे हैं। हम लोग एक खराब दौर से गुजर रहे हैं, इससे भी हम इनकार नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये हमारा घर का मामला, हमारा अंदरूनी मामला, हम इसको हल करेंगे। इसके लिए हमको शिवसेना के सलाह की जरूरत नहीं। लेकिन जिस प्रकार से शिवसेना कांग्रेस विरोधी अभियान या राहुल गांधी जी के विरोध में अभियान चलाती है, उससे साफ साफ दिख रहा है कि किसी और के कंधे पे बंदूक रख के निशाना साधा जा रहा है। यूपीए की चेयरपर्सन आदरणीय सोनिया गांधी जी हैं, ठीक है, अभी थोड़ी तबीयत उनकी नासाज है, इस वजह से जगह राहुल गांधी जी यूपीए के सभी साथियों के साथ एक बड़ा अच्छा संवाद स्थापित करके काम कर रहे हैं। जहां तक किसान आंदोलन की बात है तो किसान आंदोलन के मुद्दे पर भी जितना सशक्त तरीके से राहुल जी ने एक काम किया, पार्लियामेंट के अंदर वो बोले, पार्लियामेंट के बाहर बोले, कल परसों 2 करोड़ सिग्नेचर लेकर के राष्ट्रपति जी के पास गए और पूरे देश में अलग अलग जगहों पे किसानों के आंदोलन के समर्थन में खूब काम हुआ कांग्रेस की तरफ से। अभी और होना चाहिए, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूं। संजय निरुपम के शिवसेना के भस्म हो जाने वाले बयान पर शिवसेना सांसद अरविंद सावंत का कहना है कि इस तरह के बयानों का उनके गठबंधन पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। साथ ही साथ अरविंद सावंत ने कहा है कि शिवसेना ने कभी भी कांग्रेस का अपमान नहीं किया है। बयान है, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या ये शिवसेना की मांग है या संजय राउत की मांग है? पहली बात ऐसी है कि कांग्रेस को कमजोर बताना, ये आपने जो लफ्ज कहा वो सही नहीं। आज हम यहाँ महाविकास आघाड़ी बनाकर सरकार चला रहे हैं, तो ऐसे वक्त में एक उदाहरण देश के सामने आ रहा है कि सभी अगर इकट्ठे हो गए तो भारतीय जनता पार्टी को पराजित कर सकते हैं। और उस विचारधारा को लेकर संजय राउत साहब ने कहा कि यूपीए में अभी आप देखिए कि आज कांग्रेस के अध्यक्ष अभी तक तय नहीं हुए हैं और कभी भी उनके प्रति अनादर की भावना ना शिवसेना में थी, ना आज है, न कल रहेगी। रही बात आदरणीय सोनिया गांधी जी होने दो या राहुल गांधी जी होने दो, इनके बारे में वही संजय राउत साहब ने सराहने करने वाली बात लिखी थी। तब आपको किसी को नहीं लगा अरे ये तो सराहना कर रहे। आशीष दीक्षित हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष, क्या शिवसेना ये साफ कर पाई कि वो क्या शिवसेना का ये आधिकारिक बयान है कि राहुल गांधी की क्षमता पर वो सवाल उठा रहे हैं, यूपीए का अध्यक्ष बदला जाना चाहिए, या फिर अब वो इससे मुकरते दिखाई दे रहे हैं?
जी, साफ तौर पर शिवसेना की जो भूमिका है वो गोलमोल वाली भूमिका है, क्योंकि एक तरफ वो ये कहते हैं कि राहुल गांधी और विपक्ष किसान आंदोलन के वक्त कमजोर नजर आ रहा है। साथ ही में वो ये भी कहते हैं कि उद्धव ठाकरे जो मुख्यमंत्री हैं, जो शिवसेना के पक्ष प्रमुख हैं, उन्होंने अब तक कोई बयान जारी नहीं किया है। साफ तौर पर इस शिवसेना की भूमिका से कांग्रेस, महाराष्ट्र में कांग्रेस और शिवसेना आमने सामने खड़ी हुई नजर आ रही है। जी प्रशांत, ये बात सबसे अहम है कि क्या ये राष्ट्रीय स्तर का मसला है, लेकिन अब प्रदेश में जो सरकार चल रही है क्या वो सामान्य रूप से चल रही है, संबंध क्या अच्छे हैं, ये कई और सवाल भी इससे खड़े होते हैं। लेकिन शिवसेना ने जैसे ही शरद पवार को यूपीए अध्यक्ष बनाने की वकालत की, कांग्रेस में खलबली मच गई। लेकिन शिवसेना की इस नसीहत पर बयानबाजी के बीच शरद पवार ने अपने नाम को विवाद में न घसीटने की खुद अपील की। महाराष्ट्र में फिर घमासान, शिवसेना ने चला दांव, उद्धव ठाकरे का पवार प्ले। पवार बहाना, सोनिया निशाना। मोदी विरोध पर यूपीए में पेच। सबसे बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र में शुरू हुए सियासी बवाल से जुड़ी, जहां कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार चला रही शिवसेना ने सोनिया गांधी की जगह शरद पवार को यूपीए की कमान सौंपने की सलाह देकर कांग्रेस में खलबली मचा दी है। ये कहानी शुरू हुई शिवसेना के मुखपत्र सामना में छपे संपादकीय से, जिसमें यूपीए का अध्यक्ष बदलने का पासा फेंका गया। जिस तरह की रणनीति विपक्ष ने अपनाई है वो मोदी और शाह के आगे बेअसर है। सोनिया गांधी का साथ देने वाले नेता अब नहीं रहे, इसलिए पवार को आगे लाना होगा। एक जमाने में सोनिया गांधी जी की लीडरशिप में सब लोग आए थे, मनमोहन सिंह के नेतृत्व में हम लोग आए थे, सब लोग आए थे। आज तो मुझे दिखता है कि शरद पवार साहब इस देश के ऐसे नेता हैं जिनकी बात सब लोग सुनते और मानते हैं, मोदी जी भी मानते हैं। दरअसल शिवसेना जानती है कि उसकी सत्ता में नब्ज शरद पवार के हाथों में है, और अगर यूपीए में शरद पवार मजबूत होंगे तो शिवसेना को महाराष्ट्र में फायदा मिल सकता है। लेकिन पवार के बहाने शिवसेना की ये चाल इतनी सीधी सादी भी नहीं है। महाराष्ट्र की सियासत में शिवसेना ने मोदी विरोध के नाम पर पासा फेंका है और शरद पवार पर दांव लगाया है, लेकिन उसका निशाना सोनिया और राहुल को माना जा रहा है। शिवसेना की इस बयानबाजी से सीधा फायदा एनसीपी को ही होगा, क्योंकि उसके नेता शरद पवार की हैसियत और बढ़ सकती है। इसलिए एनसीपी भी यूपीए के कमजोर होने की बात कह रही है। सामना के लेख में विरोधी पक्ष के या यूपीए के कमज़ोर हो जाने की बात जो कही गई है उसमें बड़ी हद तक सच्चाई है। शरद पवार जी का नाम उन्होंने सजेस्ट करते हुए कहा है, तो मैं ये कहूँगा कि इस बात में सच्चाई है कि शरद पवार जी का अपना व्यक्तित्व जो है वो मैं समझता हूँ कि आज देश में किसी भी राजनेता से बढ़कर है, और अगर मोदी जी के सामने कोई ताकत उभरनी हो तो उसका नेतृत्व अगर शरद पवार करें तो ये उचित लगता है। सवाल ये है कि शिवसेना ने एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के कंधे पर बंदूक रखकर सोनिया गांधी पर निशाना क्यों साधा? पवार इस शिवसेना और कांग्रेस की रस्साकशी का चेहरा है या मोहरा? क्या यूपीए में सोनिया का कद घटा है? क्या सोनिया की जगह लेंगे शरद पवार? क्या मोदी शाह के मुकाबले उतरेंगे पवार? शिवसेना ने क्यों लगाया पवार पर दांव? क्या पवार के बहाने सोनिया पर निशाना? लेकिन शिवसेना के साथ सरकार में शामिल कांग्रेस को यूपीए अध्यक्ष बदलने की ये नसीहत बहुत चुभ गई है, और उसने शिवसेना को बिन मांगी सलाह न देने की नसीहत दे डाली। संजय राउत ने जो कहा है कि शरद पवार ने नेतृत्व करने के बारे में जो बयान दिया है, मैं समझता हूं कि शिवसेना के साथ हमारा जो गठबंधन हुआ है वो महाराष्ट्र की हद तक सीमित है, और वो भी एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत ये फैसला हुआ है। शिवसेना अभी भी कानूनी तौर पर यूपीए की अभी घटक पार्टी नहीं हुई है, यूपीए की कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टी नहीं हुई है। ये जो पार्टी यूपीए में ही नहीं है, उन्होंने यूपीए के नेतृत्व के बारे में सलाह देना उचित है, ऐसा मैं नहीं मानता हूं।
उधर महाराष्ट्र में सत्ता में वापसी के लिए बेकरार बीजेपी महाआघाड़ी में चल रही इस खींचतान को रस लेकर देख रही है। शायद सामना ये सुझाव देना चाहता है कि अब यूपीए का नेतृत्व शरद पवार जी ने करना चाहिए और इसके लिए वो कांग्रेस की आलोचना कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी हो या राज्य की कांग्रेस हो, ये सत्ता के लिए इतनी लाचार बन चुकी है कि सामना ने कितनी भी आलोचना की, इसके बावजूद भी वो सत्ता पे टिके रहेंगे। अब सबकी नजर इस बात पर है कि महाराष्ट्र में शुरू हुए इस सियासी घमासान के बाद सूबे की सरकार का भविष्य क्या होगा, क्योंकि शिवसेना ने जो पासा फेंका है उसका महाराष्ट्र सरकार और यूपीए पर कुछ न कुछ असर तो जरूर पड़ेगा।